साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। खिचड़ी घोटाले में संजय राउत पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। संजय राउत को खिचड़ी घोटाले का मास्टरमाइंड, किंगपिन और सूत्रधार तक कहा जा रहा है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि संजय निरुपम ने किया है। इतना ही नहीं, निरुपम का दावा है कि राउत ने खिचड़ी घोटाले में अपनी बेटी और भाई के नाम पर करोड़ों रुपए डकारे हैं। निरुपम ने ईडी से मांग की है कि वो संजय राउत को समन भेजे, पूछताछ करे और गिरफ्तार भी करे, तभी जाके सारा सच सामने आएगा। तो संजय निरुपम का पूरा खुलासा आपको भी बताते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो कांग्रेस से बाहर निकलकर संजय निरुपम ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि संजय राउत खिचड़ी घोटाले के किंगपिन हैं। संजय राउत ने भाई और बेटी के नाम पर इस घोटाले का पैसा लिया, बेटी के नाम पर चेक लिया, दलाली के रूप में 1 करोड़ रुपए लिए। निरुपम ने मांग की है कि ईडी को संजय राउत पर मामला दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए। इसके बाद ही राउत को समझ में आएगा कि गरीबों के पेट पर लात मारने से क्या होता है। निरुपम ने आगे कहा कि उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर जैसे खिचड़ी चोर को ईडी ने बुलाया है। यहाँ के मतदाताओं को पता चलना चाहिए कि ये अकेला खिचड़ी चोर नहीं है बल्कि असली मास्टरमाइंड तो संजय राउत है। निरुपम ने मांग की है कि ईडी को संजय राउत से पूछताछ करनी चाहिए। इसके बाद सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। छोटे प्यादों को पकड़कर कुछ नहीं होगा, ईडी को घोटाले के सूत्रधार को पकड़ना चाहिए। संजय निरुपम ने आगे कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं जो संजय राउत को खिचड़ी घोटाले के सूत्रधार के आरोपी बनाते हैं, लेकिन उनकी बेटी और भाई के बारे में बोलूंगा तो ये ठीक नहीं लगेगा। राउत ने अपनी बेटी के नाम पर रिश्वत ली, वो भी चेक से। एक निजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। संजय राउत के भाई संदीप राउत के अकाउंट में कई बार पैसे आए जो कि पूरी तरह इल्लीगल थे। निरुपम यही नहीं रुके, आगे कहा कि पात्रा चोर घोटाले में संजय राउत ने अपने बीवी के नाम पर पैसा लिया और खिचड़ी घोटाले में बेटी और भाई के अकाउंट में पैसे भिजवाए। संजय निरुपम ने कहा कि मेरे पास पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल है। मैं सबूत के साथ कह रहा हूँ कि सह्याद्री रिफ्रेशमेंट को 6 करोड़ 71 लाख का खिचड़ी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। निरुपम ने आगे बताया कि सह्याद्री के अकाउंट से उनकी बेटी विदिता के अकाउंट में 3 बार ट्रांसफर किए गए और 2 बार भाई के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए। बीएमसी ने इनको 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी फ्री में गरीबों को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन सह्याद्री ने 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी का कॉन्ट्रैक्ट दिया और 200 ग्राम खिचड़ी गरीबों की चुरा ली। इसके अलावा पर्शियन दरबार के किचन को अपना किचन बनाकर कॉन्ट्रैक्ट लिया, जो कि अपने आप में बेहद हैरानी भरा मामला है। निरुपम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ईडी जांच का दायरा बढ़ाए और अमोल कीर्तिकर के साथ साथ संजय राउत को भी गिरफ्तार करे, क्योंकि ये अमानवीय है, गरीबों के साथ अन्याय है। गरीब जरूरतमंद लोगों की खिचड़ी में रिश्वत ली गई है, इनके ऊपर एफआईआर करके जेल भेजा जाना चाहिए। उन्हें मराठी मानुस के सामने एक्सपोज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस ने अनुशासनहीनता, कांग्रेस विरोधी बयान और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते संजय निरुपम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। खबरों की माने तो संजय निरुपम मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। अब कांग्रेस से निकलकर संजय निरुपम ने कांग्रेस के खिलाफ तो कई बड़े खुलासे किए ही और अब खिचड़ी घोटाले में संजय राउत के ऊपर भी बॉम्ब फोड़ दिया। राउत को खिचड़ी घोटाले का मास्टरमाइंड करार दिया और राउत को बेटी और भाई के नाम पर रिश्वत लेने का आरोपी कहा है। साथ ही ईडी से राउत की गिरफ्तारी की मांग भी की है। तो संजय निरुपम के इस पूरे खुलासे पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार चुनावी रैलियों में जा रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अब इस दौरान फडणवीस पुणे जिले में पहुंचे और वहां पर कई जगह पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान फडणवीस ने सीधा हमला बोला कि उद्धव ठाकरे राजनीति के लिए बने ही नहीं है। फडणवीस ने कहा उद्धव ठाकरे फोटोग्राफी के शौकीन रहे हैं, एसी कमरों में सोने की और एसी गाड़ियों में चलने के आदी रहे हैं, इसीलिए कड़ी धूप और उमस में चुनावों के लिए कैंपेनिंग करना उनके वश में नहीं है। फडणवीस ने आगे कहा कि सुना है कि इसी वजह से उद्धव ठाकरे की तबीयत भी लगातार खराब हो रही है। फडणवीस ने आगे कहा कि मैं तो उद्धव ठाकरे को यही सलाह दूंगा कि जाकर आराम करो, चुनाव आपके वश के नहीं है, चुनाव हम लड़ लेंगे।
यहाँ आपको बता दें कि ऐसी खबरें आई थी कि बबन राव घोलप के पार्टी छोड़ने की खबर से उद्धव ठाकरे की सेहत बिगड़ गई। उन्हें अचानक चक्कर आ गया और चक्कर आने की वजह से वो गिर भी गए। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट भी किया गया। खबर के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर काफी कम ज्यादा हो रहा था। इसी वजह से उन्हें चुनावी कैंपेनिंग भी बीच में ही रोकनी पड़ी और उद्धव ठाकरे की इसी हालत पर फडणवीस ने ये तंज कसा है और कहा है कि जाकर आराम फरमाओ, चुनाव उनके वश के नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि बारामती की लड़ाई शरद पवार और अजीत पवार के बीच है और कुछ सोचते हैं कि ये लड़ाई सुप्रिया सूले और सुनेत्रा पवार के बीच है। लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि ये मुकाबला सीधे सीधे पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच है। फडणवीस ने सुप्रिया सूले को लेकर कहा कि सुप्रिया ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने जैसे मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों का विरोध किया था। संसद में उनके भाषणों को देखिए और फिर तय करना है कि उनके सांसद मोदी की विकास यात्रा में चलेंगे या फिर राहुल की विकास विहीन मानसिकता वाली रैली में जाएंगे। फडणवीस ने आगे कहा कि इस लड़ाई से बहुत कुछ तो नहीं बदलेगा, लेकिन इससे देश के विकास में मदद जरूर मिलेगी। विपक्षी सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं को बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और मोदी को जिताना है या फिर राहुल को, इसी पर ध्यान फोकस करना है, सुप्रिया सूले या सुनेत्रा पवार पर नहीं। तो कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ ही सुप्रिया सूले और राहुल गांधी को भी सुनाने में कोई कसर नहीं की। वहीं उद्धव ठाकरे की सेहत को लेकर भी बड़ा तंज कस दिया। तो क्या वाकई में राजनीति उद्धव ठाकरे के वश की नहीं है या फिर फडणवीस ने बोलने में लिमिट क्रॉस कर दी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में 5 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। यूँ तो महाराष्ट्र में हर कोई जीत का दावा कर रहा है। एक तरफ बीजेपी 40 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी ने भी अपनी कमर कस ली है। और इस बीच महाराष्ट्र में किस पार्टी की हवा है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, इसे लेकर टाइम्स नाउ ने एक नया सर्वे करवाया है और इस सर्वे के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। तो टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 27 से 31 सीटें जीत सकती है। जी हाँ, इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी 30 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना इस चुनाव में 4 से 6 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अजित पवार की एनसीपी 1 से 3 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। यानी सर्वे में दिखाया गया उसके मुताबिक बीजेपी 30 से 31 सीटें जीत सकती है, एकनाथ शिंदे 4 से 6 सीटें और अजित पवार 1 से 3 सीट। अब इस सर्वे में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यानी कि कांग्रेस 1 सीट भी यहाँ पर बेहद मुश्किल से जीत पाएगी या फिर जीत ही नहीं पाएगी। टाइम्स नाउ के सर्वे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना 7 से 9 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो उद्धव ठाकरे लोकसभा में अपने सबसे अच्छे और बेहतरीन प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उनके हिस्से में 7 से 9 सीटें ही दिखाई दे रही है। वहीं शरद पवार की एनसीपी सिर्फ 1 से 3 सीट ही जीतती नजर आ रही है। और अन्य के खाते की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0 से 1 सीट जाने की संभावना है। अब इस सर्वे से साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी 7 से 9 सीटें जीत सकती है और शरद पवार की एनसीपी सिर्फ 1 से 3 सीट। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार का हाल वाकई में बुरा है।